नमस्ते विद्यार्थियों। हम लोग बड़े भाई साहब कहानी पढ़ रहे हैं जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और यह एक आदर्शवादी कहानी है। इसका 2 भाग हम लोग पढ़ चुके। आज तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि बड़े भाई साहब सालाना इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। छोटा भाई अव्वल आता है तो वह खेल कूद में ज़्यादा समय देने लगता है और उसमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव जागता है। लेकिन जब वह भोर का सारा समय गुल्ली डंडा खेल कर आता है तो भाई साहब उसे बहुत डांटते हैं, जिसके कारण उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान समाप्त हो जाता है और फिर उसका जीवन चोरों सा कटने लगता है। अब चोरों सा कटने लगता है का अर्थ है वह दबे पांव घर में आता, कमरे में आता और भाई साहब से नजरें बचाकर खेलने जाता। इसी तरह से समय बीतने लगा और साल भर का समय बीत जाता है। फिर सालाना इम्तिहान होता है। इस बार परिणाम जब सुनाया जाता है तो बड़े भाई साहब रो पड़ते हैं। वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। छोटा भाई अव्वल आता है और बड़े भाई साहब फिर फेल हो जाते हैं। जब वे रोने लगते हैं तो उन्हें देखकर छोटा भाई भी रोने लगता है। अव्वल आने की उसकी खुशी आधी हो जाती है। वह बहुत ही भावुक था। सोचने लगता है कि अगर वह भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। इस बार तो भाई साहब बहुत मेहनत किए थे, जी तोड़ मेहनत किए थे, दिन रात पढ़ाई किए थे, फिर भी फेल हो गए थे। उनकी मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। कांतिहीन हो गई थी मतलब चेहरे की चमक समाप्त हो गई थी। इतनी मेहनत किए थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद छोटे भाई के मन में एक दुर्भावना का जन्म होता है। वह सोचने लगता है कि अगर भाई साहब एक बार और फेल हो जाते हैं तो वह उनके दर्जे में आ जाएगा, यानी वह भी 9वीं कक्षा में आ जाएगा और फिर भाई साहब को फजीहत करने और डांटने का कोई अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन इस दुर्भावना को, इस कुटिल भावना को वह बलपूर्वक अपने मन से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि वह भाई साहब से छोटा था और भाई साहब की बहुत कद्र करता था। दूसरी बार जब वह दर्जे में अव्वल आता है तो उसकी स्वच्छंदता थोड़ी और बढ़ जाती है। वह अपने आप को ज्यादा आजाद महसूस करने लगता है। चूंकि बड़े भाई साहब दूसरी बार फेल हो गए थे, इसलिए वे थोड़े नरम पड़ गए थे। उन्हें डांटने का मौका भी मिलता तो वे नहीं डांटते थे छोटे भाई को, और उनकी इस सहनशीलता का लाभ छोटा भाई उठाने लगा। उसका पूरा समय खेल कूद में ही जाता। भाई साहब की डांट डपट के कारण जो भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था उसकी पढ़ाई बिल्कुल बंद हो गई और सारा समय खेल में ही जाने लगा। साथ ही साथ उसके मन में यह भी भावना घर कर गई कि वह तो पास हो ही जाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत ही बलवान है। वह पढ़े या न पढ़े, पास तो हो ही जाएगा। लेकिन भाई साहब उसके मन में चल रहे इन बातों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि भाई साहब की सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। अब एक घटना का वर्णन है जो इस कहानी में एक नई मोड़ ला देती है। संध्या का समय था। बच्चों का एक झुंड एक कटी हुई पतंग को लूटने के लिए बेतहाशा दौड़ते चला जा रहा था। उसी में छोटा भाई भी था। चूंकि बच्चों की निगाहें पतंग पर टिकी हुई थी, इसलिए वह नीचे नहीं देख पा रहे थे और दौड़े चले जा रहे थे। भाई साहब बाजार से सब्जी लेकर आ रहे थे और छोटा भाई उनसे टकरा जाता है। छोटे भाई की उनसे मुठभेड़ हो जाती है। वे वहीं हाथ पकड़ लेते हैं छोटे भाई का और डांटने लगते हैं। कहते हैं कि धेले के कनकवे के लिए, कनकवा पतंग, धेला जिसकी कीमत बहुत कम हो, सस्ती चीज है, कि ये 2 पैसे की पतंग के लिए इन बाजारी
बच्चों के साथ खेलते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाजारी बच्चों से तात्पर्य है अनपढ़ बच्चों। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम 8वीं जमात में आ गए हो। तुम्हें अपनी पोजीशन का कुछ ख्याल रखना चाहिए। वे कई मिडलचियों को जानते हैं। मिडलचियों, मिडिल पास यानी 8वीं पास, जो वरिष्ठ पत्रकार और सुप्रिंटेंडेंट की नौकरी करते हैं, और उसी दर्जे में आकर वह अनपढ़ बच्चों के साथ दौड़ लगा रहा है, वह भी एक पतंग के लिए। यह सही है। फिर उसे समझाते हुए कहते हैं, यह सही है कि तुम जहीन हो, लेकिन जहीन हो मतलब प्रतिभावान हो, लेकिन वह प्रतिभा किस काम का जो आत्म गौरव की ही हत्या कर दे। तुम स्कूल जाने वाले बच्चे हो और वे अनपढ़ बच्चे हैं। उनके साथ तुम्हें दौड़ नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद वो छोटे भाई को समझाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम चाहे मेरे दर्जे में आ जाओ, यानी 9वीं कक्षा में आ जाओ, मैं 9वीं दर्जे में रह जाऊं, तुम 10वीं पास कर जाओ, बीए कर लो, एमए कर लो, पीएचडी कर लोगे, लेकिन तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि तुम मुझसे 5 साल छोटे हो और हमेशा 5 साल छोटे ही रहोगे। इस अंतर को तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकते। दर्जे पास कर लेना अलग बात है, जिंदगी जीना अलग बात है। इसके बाद वे 2 उदाहरण देते हैं। इसके बाद वे 2 उदाहरण देते हैं, एक अपने माता पिता का और दूसरा हेड मास्टर साहब का। वे कहते हैं कि हमारे माता पिता को हमें डांटने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्हें जिंदगी का जो अनुभव है वह हमसे ज्यादा है। पिताजी तो 6ठी दर्जे से आगे नहीं गए थे और अम्मा तो कभी स्कूल गई ही नहीं थी, लेकिन फिर भी जीवन में आने वाली सारी समस्याओं का अच्छे से समाधान करती हैं और वे लोग एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। पिताजी को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और हम लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलता है। पिताजी जो कुछ भी पैसे भेजते हैं महीना भर खर्च करने के लिए, हम लोग उसे 20 दिन में ही खत्म कर देते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाई से, दूध वाला से, फल वाला से, सब्जी वाला से मुंह छुपाते चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे उधार लेते हैं। लेकिन कम पैसों में ही अम्मा और पिताजी बहुत सम्मान का जीवन जिए हैं। और हमारे हेड मास्टर शर्मा जी हैं, जो कि एमए हैं, वो भी ऑक्सफोर्ड के। जब वो घर का खर्च चलाते थे तो कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी माँ, जो कि अनपढ़ हैं, घर चलाने लगी हैं, तो ऐसा लगता है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई हैं। किसी चीज की कमी नहीं रहती और हर काम अच्छे से हो जाता है। तो जान लो कि दर्जे पास कर लेना अलग बात है और जिंदगी जीना अलग बात। दर्जे पास कर लेने से जिंदगी जीने की कला नहीं आती है। जिंदगी जीने की कला अनुभव से आती है। यानी बड़े भाई साहब छोटे भाई को ये कहना चाहते हैं कि अनुभव का जीवन में बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि अगर तुम मेरी बातों को नहीं समझोगे, बात से नहीं समझोगे और इसी तरह से खेल कूद में समय बर्बाद करते रहोगे, तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ, यानी तुम्हारी पिटाई भी कर सकता हूँ। अब भाई साहब की इन 2 दलीलों को सुनकर छोटा भाई की समझदारी आ जाती है। छोटा भाई समझदार हो जाता है। उसकी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लेती है कि बड़े भाई साहब जो कुछ भी कह रहे हैं छोटे भाई की भलाई के लिए कह रहे हैं। उसे समझ आ जाती है
वह उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। वह सिर नीचा कर लेता है और कहता है कि भाई साहब को जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, और भाई साहब को छोटे भाई उन्हें डांटने का पूरा अधिकार है, और अब वह उनकी हर बात को मानेगा। छोटे भाई को अपनी लघुता का एहसास होता है, और बड़े भाई जो जिस जिम्मेदारी से काम कर रहे थे उसकी समझदारी आ जाती है उसे। इसी समय एक एक कटी हुई पतंग जा रही थी जिसकी डोर नीचे लटक रही थी। बड़े भाई साहब डोर को पकड़ लेते हैं और छोटे भाई को कहते हैं कि पतंग उड़ाने से तुम्हें कौन रोकता है, खेलने कूदने से कौन रोकता है। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊंगा। और डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दोनों भाई चले जाते हैं। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है। अंत में ये निष्कर्ष निकलता है कि बड़े भाई साहब के मन में भी एक बच्चा था। उनका भी बच्चा मन खेलने कूदने के लिए लालायित होता था, पर जिम्मेदारी के कारण वे अपनी इन इच्छाओं को दबाए हुए थे। अब देखो, ये आदर्शवादी कहानी इसीलिए है क्योंकि एकदम बिल्कुल एक एक आइडियल वातावरण, आदर्श वातावरण में कहानी समाप्त होती है। बड़े भाई को की इच्छा पूर्ति हो जाती है, वह भी पतंग उड़ा लेते हैं, और छोटे भाई की समझदारी हो जाती है कि वह बड़े भाई की बातों को बिना झिझक, बिना तर्क के अब स्वीकार करने लगता है। तो इस तरह से कहानी का अंत होता है, और ये कहानी आदर्शवादी कहानी है। अब जो प्रश्न है उस पर हम लोग अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।